वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया ना? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतर होंगे। देखो, एक क्वेश्चन है जो हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था स्टोरी में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट था हमारा किससे। सबसे पहले आज हम बताने वाले हैं कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब के बारे में। ठीक है, जो कॉजेटिव वर्ब होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, एक्टिव स्ट्रक्चर और आपका पैसिव स्ट्रक्चर। जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉजेटिव वर्ब से रिलेटेड, स्पीकिंग के लिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, दोनों चीज़ों के लिए हमें कॉजेटिव वर्ब जो है या उसके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस तरीके से समझना है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पोस्ट किया था, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था स्टोरी में। इसमें बहुत सारे 90 से ज़्यादा % लोगों ने, मोर देन 90% लोगों ने, बच्चों ने जो है इसका क्वेश्चन का आंसर गलत किया है। क्वेश्चन क्या था? देखो, जिन बच्चों को पता है कॉजेटिव वर्ब के बारे में, ठीक है, तो इसको हल्के में डील मत करना। कॉजेटिव वर्ब को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजिंग है। अगर आपको क्लियरली चीज़ें समझ नहीं आती हैं, समझ आ जाती हैं तो बहुत मतलब बेसिक सा चीज़ है, कोई इतना ज़्यादा हैवी नहीं इसमें। क्वेश्चन क्या था हमारा? इट इज़ नॉट हार्ड टू गेट हिम, द प्रॉब्लम इज़ स्टॉपिंग हिम। इट्स नॉट हार्ड टू गेट हिम, द प्रॉब्लम इज़ स्टॉपिंग हिम। इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जिनको कॉजेटिव वर्ब के बारे में पता है उन्हें तो क्वेश्चन आ ही गया होगा, जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। कॉजेटिव वर्ब के बारे में होता क्या है? देखो, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोग कॉजेटिव वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब हमारी इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले देख लेना कि क्वेश्चंस हमारे कहाँ से और किन स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है। जैसे कि हमारा हैव हो गया, हमारा गेट हो गया, हमारा मेक हो गया और हमारा क्या हो जाएगा, लेट हो गया। ठीक है, हेल्प होता है और भी कॉजेटिव वर्ब है, बट ये वो वर्ब है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इनके स्ट्रक्चर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इनका यूजेस क्या होता है? देखो, सबसे पहले इनकी मीनिंग समझेंगे। हैव का मतलब क्या होता है? हैव का जो हम कॉजेटिव वर्ब में हैव का यूज़ करते हैं, तो जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है वो 2 मिनट मेरी बात सुनेगा, उसको हर एक चीज़ समझ में आने लगेगी। हैव क्या होता है? टू अरेंज समवन टू डू समथिंग। ठीक है, इसका हैव का मीनिंग ये नहीं होता है, मतलब हमारी इंग्लिश ग्रामर में जो कॉजेटिव वर्ब है उसके लिए मीनिंग ये होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? गेट होता है। गेट का मतलब क्या होता है? टू मेक और परसुएड समवन समथिंग टू डू समथिंग। ठीक है, टू डू समथिंग। मेक का मतलब क्या होता है? देखो, अभी हम लोग सब हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, पहले इन मीनिंग को समझ लो, फिर आपको कॉजेटिव वर्ब प्रैक्टिकली हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यूज़ होता है, क्या मतलब उसका प्रैक्टिकल मीनिंग होता है। मेक का मतलब होता है टू फोर्स समवन समथिंग टू डू समथिंग। बात समझ में आ रही? लेट का मतलब होता है टू अलाउ। लेट का मतलब क्या होता है? टू अलाउ वही समवन। और समबडी ऐसे लिख देंगे तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैंने कई बार डिस्कस किया है कि एस भी अगर लिख देते हैं तो भाई वो मेरे लिए समबडी हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें लिखना थोड़ा सा है ना टाइम टेकिंग है। समबडी समथिंग, इससे आप समझ जाया करो, समबडी और समथिंग। टू अलाउ समबडी समथिंग टू अलाउ समबडी समथिंग। ठीक है, टू डू समथिंग। अभी तो इनके लगभग मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे, बट इनका जो फॉर्म है जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें माइनर से डिफरेंसेस हैं। ठीक है, टू अरेंज समबडी, टू मेक
और परसुएड समबडी, टू फोर्स समबडी, टू अलाउ, इनकी अपने अपने मीनिंग है, बट यहाँ वाला स्ट्रक्चर सेम है, इसमें मीनिंग में डिफरेंस है। अच्छा, कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता क्या है कि भाई यहाँ पर कोई एक आदमी होगा और यहाँ पर एक दूसरा आदमी होगा, ठीक है, बात समझने की कोशिश करना। ए हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा ए। ए इसको हायर करेगा, मतलब जो डूअर होता है एक्शन का वो क्या होता है हमारा ए वाला इंसान, ए वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको पहले, इसको मीनिंग आपने समझ लिया। इस क्वेश्चन को देखो क्या है, इट्स नॉट हार्ड टू गेट हिम, द प्रॉब्लम इज स्टॉपिंग हिम। जिसको पढ़ रखा होगा उसको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कोई एरर थी नहीं। अब इस क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मेट में आया कैसे है, ठीक है। अभी आपको जिसने पढ़ा नहीं है वो तो समझ नहीं पाएगा। ये गेट हो जाएगा, गेट हिम, द प्रॉब्लम इज स्टॉपिंग, ये हमारा जीरेंड है और ये हमारा सही है, ठीक है। तो इस अभी तक के लिए इतने, इस बात को हम पॉज करेंगे। इस क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले आप इसका मीनिंग समझ लो, ठीक है। जिसको ये नोट डाउन करना है वो अपना नोट कर ले, जिसको नोट नहीं करना है वो अपना ना करे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। मीनिंग हमें समझ में आ गई, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं हम उन चीज़ों पे अब डिस्कस करते हैं। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे लेट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? गेट के बारे में। लेट के बारे में नहीं, गेट के बारे में। गेट का हमने मतलब क्या निकाला था? गेट का मतलब मीनिंग क्या होता है हमारा? टू परसुएड, टू मेक समवन, टू मेक और परसुएड somebody और समथिंग टू डू समथिंग, ठीक है, यही मीनिंग था। अभी देखो, कॉजेटिव वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हमारी क्या हो जाएगी? कॉजेटिव वर्ब हो जाएगी। यहाँ पर हम एजेंट लेते हैं। एजेंट अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो 2 मिनट का इंतजार करें, सबको समझ में आने लगा। सब्जेक्ट हो जाएगा, कॉजेटिव वर्ब हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लेंगे हम? इसके बाद क्या लेंगे हम? टू प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है, टू प्लस इन्फिनेटिव। और इसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्टिव स्ट्रक्चर। ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्टिव स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर। एक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूँ, I get my sister to do my homework, ठीक है। I get my sister to do my homework। इस सेंटेंस में आप समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं हूँ, मतलब यहाँ पे कोई भी एक लड़का है, ठीक है, उसने क्या किया? अपनी बहन को परसुएड किया या उसको कन्विंस किया, किस चीज़ के लिए? टू डू, काम करने के लिए, टू माई होमवर्क, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी? कॉजेटिव वर्ब हो जाएगी। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा एजेंट हो जाएगा और ये हमारा 2 + B1, ये हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही? इन्फिनेटिव हो जाएगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, हम लोग जितनी भी कॉमन एरर्स के भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के, जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस कराता हूँ, चीज़ों को बड़े प्रैक्टिकली समझाता हूँ। हर एक मीनिंग का मतलब होता है, हर एक चीज़ों को सेंटेंस का पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर कनेक्ट हो रही है तो उसका रीज़न क्या है। कोई भी चीज़ हम लोग ऐसे फर्जी तो नहीं करेंगे, है कि नहीं, कि भाई हमने फर्जी कर लिया कि वो फिर हमें याद रखना पड़े। याद रखने जैसा तो कुछ भी नहीं करते हैं हम। तो होता क्या है? आई गेट माई सिस्टर। अच्छा, इसने क्या किया कि उसने अपनी सिस्टर को कन्विंस किया कोई काम करने के लिए, उसका अपना काम करने के लिए। इसीलिए हमें कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करना पड़ता है और इसीलिए इंग्लिश ग्रामर में इनके एक अलग स्ट्रक्चर होते हैं। क्योंकि कॉजेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? किसी को
वो जो सब्जेक्ट होता है एक्चुअली वो खुद अपना काम नहीं कर रहा होता है, वो किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरे को हायर करता है, दूसरे को कन्विंस करता है, ठीक है, अपना खुद का काम करने के लिए। तो हमें यहाँ से एक बात समझने में आनी चाहिए कि एक्टिव स्ट्रक्चर में जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का डूअर नहीं होता है, उसका डूअर कौन होता है? जो उसका एजेंट होता है। बात समझ में आ गई? उसका एजेंट होता है। हर इसके स्ट्रक्चर हैं, हर एक कॉजेटिव वर्ब का सेम स्ट्रक्चर है। गेट के बारे में आपने समझ लिया तो आप हर एक चीज़ के बारे में समझ जाओगे, ठीक है। आई गेट माई सिस्टर टू डू माई होमवर्क। इसने अपनी सिस्टर को कन्विंस किया, सिस्टर ने जो है उसका काम कर दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे गेट का। देखो गेट के कई सारे यूजेस होते हैं और ये वाला यूज़ जो है वो एक डिफरेंट यूज़ है, मतलब कॉजेटिव वर्ब का, ठीक है। टू ऑब्टेन समथिंग या टू रिसीव समथिंग भी गेट का यूज़ करते हैं, हालांकि जब हम वो मैन वर्ब के तरीके से यूज़ करते हैं तो वो अलग हमारा मीनिंग होता है, ठीक है। गेट वर्ब के बारे में एक और कन्फ्यूजिंग स्ट्रक्चर होता है जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कहीं अगर आप लिखा हुआ देख लेते हैं तो वो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लूँ। अच्छा, होता क्या है कि आई, उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर हमारी कॉजेटिव वर्ब होती है, फिर हमारा एजेंट हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा? एजेंट हो जाएगा, फिर हमारा वर्ब प्लस आईएनजी हो जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई? ये सारी बातें समझ में आ गई। अब हम उस एग्जाम्पल को लिखते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, जो हमारे स्टोरी में हम लोगों ने पोस्ट किया था, ठीक है। उस क्वेश्चन को यहाँ हम लिखेंगे। देखो इसका मीनिंग क्या होता है इस वाले गेट का, जब हम इस तरीके से स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर का जब हमने यूज़ किया था टू मेक, टू परसुएट समवन टू डू समथिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? टू किसी चीज़ को या किसी को इम्पैक्ट करना, कोई काम स्टार्ट करने के लिए। बात समझ में आ रही? किसी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। टू somebody something to start something। वो सेंटेंस हमारा क्या था? It is not hard to get him talking, ये क्या हो जाएगा? देखो एक होता है हमारा डैश जो छोटा होता है, ठीक है, ये लंबा वाला होता है, ये क्या होता है हमारा एम डैश। पंक्चुएशन में ये इसका यूजेस होता है जो हमारे कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है, उसमें भी हमारे एम डैश का ही यूज़ किया गया था। इट इज़ नॉट हार्ड टू गेट हिम टॉकिंग, द प्रॉब्लम इज स्टॉपिंग हिम। बात समझ में आ रही? द प्रॉब्लम इज स्टॉपिंग हिम। तो यहाँ पर क्या था? सेम यूजेज ये था हमारा, somebody something start something, ठीक है। बात समझ में आ रही? इस सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा इस वाले स्ट्रक्चर का मीनिंग। इसको हमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर आपको कहीं दिख जाता है तो आपको याद रखना है कि भाई इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी यूज़ करते हैं। बकाया एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है गेट के साथ आईएनजी के यूज़ का, बट ये गलत नहीं होता है, कहीं देख लेते हैं तो गलत होता है, गलत नहीं मानना है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स का लॉजिक क्या है कि उन्होंने अपने एक पैमाने बना रखे हैं पढ़ने पढ़ाने की, जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं वो चीज़ों को उन्होंने तरीके निकाल रहे हैं रखे हैं, लॉजिक और विदाउट लॉजिक के भी, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के जब डिस्कस किए हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें हमने बताया था कि लॉजिकल गलत है, ऐसा नहीं बोला जा सकता और ग्रामेटिकली भी गलत है, ठीक है। बट ठीक है, हम ये तो नहीं बताएंगे कि भाई अभी आप किसी टीचर से पूछोगे या किसी से पूछोगे, ठीक है, जो लैंग्वेज का जानकार होगा, जो अपने आप को मेंटर बोल रहा होगा, वो आपको बताया गेट के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं होता है, इस सेंस में नहीं होता है, ठीक है, बट ऐसा होता है।
जब आप इंग्लिश राइटर्स की या फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ोगे तो आपको ये यूजेस समझ में आ जाएंगे। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरीज पे अगर आप देखोगे गेट का मीनिंग तो आपको एक यूज़ वहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ऐसा यूज़ होता है। इट इज़ नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं है, इतना टिपिकल नहीं है। टू गेट हिम टॉकिंग, मतलब उसको स्टार्ट करना बोलने के लिए, ठीक है, उसको स्टार्ट करना बोलने के लिए। द प्रॉब्लम है उसे रोकना। देखो यहाँ पे स्टॉपिंग ऑब्जेक्ट के पहले लगा है और यहाँ पे गेट हिम के बाद टॉकिंग लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूजेस है वो ए वाला है, ए वाला स्टॉपिंग जो है वो हमारा जीरेंड है, ठीक है, और ए वाला हिम है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है या इसका जीरेंड का कॉम्प्लीमेंट है। हम लोगों ने जीरेंड इन्फिनेटिव में आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे कि जीरेंड इन्फिनेटिव जो होते हैं या जीरेंड होते हैं वो अपने खुद के कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, इसमें कोई एरर होती नहीं है, ठीक है। इसके कई सारे यूजेस भी हमने देखे हैं। मैं जब भी क्वेश्चंस कराता हूँ तो बार बार हर एक चीज़ आपको डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे एरर हो या नहीं हो मैं हर एक बात बता देता हूँ, ठीक है। इट इज़ नॉट हार्ड, तो ये उस क्वेश्चन का बेसिकली लॉजिक था, ठीक है, और ये था हमारा नो एरर, इसमें कोई एरर था नहीं। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि लगभग 10% बच्चे थे जिन्होंने इसको नो एरर लगाया है, और उसमें से 1-8% बच्चा ऐसा होगा जिसको सच में लॉजिक पता होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तुक्के लगा दे रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसका हमें वो ग्रामेटिकली गलत हो। बात समझ में आ गई, कॉस्टिव वर्ब की बात समझ में आई। गेट के हमने दो यूजेस देख लिए। एक हमारा होता है, किसी गेट का मीनिंग क्या होता है, एक हमारा होता है परसुएट समवन टू डू समथिंग और मेक समबडी समथिंग, और परसुएट समबडी समथिंग टू डू समथिंग, ठीक है। समबडी समथिंग या टू स्टार्ट, ठीक है, किसी को स्टार्ट करना, किसी को कुछ ऐसे चार्ज करना, ऐसी बात बोलना कि वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग परसुएट नहीं कर रहे। इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तभी यहाँ पर आईएनजी का यूज़ है, तभी यहाँ पर हमारा टू का यूज़ है। सिर्फ गेट वर्ब है, एक और बात याद रखनी है हमें, सिर्फ गेट वर्ब है। देखो अभी हम लोग सिर्फ गेट का यूज़ देखा है, अभी हम लोगों ने मेक, हैव और लेट का यूज़ नहीं देखा, बट ये सारी वर्ब जो हम कॉजेटिव के तरीके से यूज़ करते हैं तो एजेंट के बाद ये बेस फॉर्म में लेते हैं, बेस फॉर्म में, ठीक है, बेस फॉर्म में मतलब विदाउट टू के साथ। अच्छा, गेट इकलौती ऐसी वर्ब है जो एजेंट के बाद यूज़ होगी तो 2+B1 में यूज़ होगी, ठीक है। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर जो है पैसिव स्ट्रक्चर हमारे नॉर्मल ऑक्सिलरीज की तरीके से नहीं बनती हैं, ये बात याद रखनी है हमें, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें कन्फ्यूजिंग ज़्यादा है, इसीलिए हमें ये बात समझनी होगी। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि देखो अभी हम लोग सेंटेंस देखेंगे फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। इसके कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं तो आपको बात समझ में क्लियरली आ जाएगी, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, जो भी आपको लिखने लायक होगा वो अपना लिख लेना। तो यहाँ पे हम कुछ एक एग्जाम्पल और लिखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, don't get him talking, don't get him talking about, don't get him talking about his illness, ठीक है। don't get him talking about his illness या his past रिलेशनशिप, ठीक है।
बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस को बार बार बात करते हैं, या बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बहुत सारे क्या मैक्सिमम लोगों की, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जो टॉपिक, जो चीज़ें, जिन चीज़ों से हमें ज़्यादा पेन मिला होता है, जिन चीज़ों से हमें ज़्यादा दुख दर्द मिला होता है, हम उस चीज़ की बात ज़्यादा करते हैं, या उस चीज़ को दिमाग में रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम एक ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। तो हम बुरी चीज़ों को ज़्यादा जल्दी दिमाग में याद रख लेते हैं, इसके अलावा कि अच्छी चीज़ों को याद रख पाएँ, ठीक है। किसी से आपकी फ्रेंडशिप हुई, दो लोगों की, ठीक है, आप लोगों ने कितना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया उस एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, वो आप याद नहीं रखोगे। कितना बुरा टाइम स्पेंड किया उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, वो आप याद रखोगे। वो आप याद नहीं रखते, वो दिमाग की साइकोलॉजी ऐसी है कि हम बुरी चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं, अच्छी चीज़ों को कम याद रखते हैं, ठीक है। सेम यही है, डोंट गेट हिम टॉकिंग अबाउट हिज पास्ट रिलेशनशिप। कोई एक लड़का है या कोई भी है इंसान है जो अपने पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस के बारे में बार बार बात करता है, तो उसको क्या बोलोगे? डोंट गेट हिम। यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, डोंट गेट हिम, उसे स्टार्ट मत करो या उसे मत बोलने दो टॉकिंग अबाउट हिज पास्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या आया है, हिम के बाद क्या आया है, डोंट गेट हिम। यहाँ हिम के बाद क्या आया है, बब प्लस आईएनजी आया है। बब प्लस आईएनजी इसलिए आया है, ये जीरेंड नहीं है, आपको जीरेंड याद नहीं रखना, ये बब प्लस आईएनजी जो है इसके लिए कॉज है, इसको इसे बुलवाएगा, मतलब ठीक है, कोई दूसरा इसका डूअर होगा, बट उस पर इम्पैक्ट जो है वो इसके पे है, वो एक्शन कौन करेगा, ए परफॉर्म करेगा। हम लोगों ने क्या देखा है, कॉन्सेप्ट वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्चुअल में डूअर होता नहीं है, वो किसी और को हायर करेगा कुछ एक काम करने के लिए, जो उसका डूअर होता है वो एजेंट होता है। डोंट गेट हिम टॉकिंग, अच्छा टॉक जो होता है यहाँ पर इंट्रांसिटिव हो जाएगी, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिया गया है। डोंट टॉक हिम टॉकिंग अबाउट हिज पास्ट रिलेशनशिप। एक और क्वेश्चन देखेंगे, गेट हर टॉकिंग you get her talking, you get her talking to mother, you get her talking to his मदर, ठीक है। यस्टरडे, तो देखो दोनों के सेम ही मीनिंग है, यस्टरडे। बात समझ में आ रही है, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। डोंट गेट हिम, यहाँ पे जो हमने ऊपर लिखा है डोंट गेट हिम, ये हमारा है किसी को परसुएट संबंध नहीं होगा, किसी को स्टार्ट करना, किसी को आप इन्फ्लुएंस करना किसी चीज़ के लिए, स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही हूँ, समझ में क्यों नहीं आएंगी भाई, समझ में आ जानी चाहिए, बहुत सिंपल सी बातें हैं, इतना टिपिकल कुछ है नहीं। बब प्लस आईएनजी का जब हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट वर्ब गेट के साथ तो ऐसा यूज़ होता है, उसका मीनिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट का जो परसुएट संबंध या इन्फ्लुएंस संबंध होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक्टिव स्ट्रक्चर का हमने डिस्कस कर लिया, कुछ एक एग्जांपल और देखेंगे जिससे आपको बातें और डिटेल में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव किस तरीके से फॉर्म होता है वो देख लेंगे, ठीक है। एक बात और याद रखनी है, कॉन्सेप्ट वर्ब जो हम गेट का यूज़ करते हैं वो अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि उस पर ऑक्सिलरी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ये हमारी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट वर्ब है, ये फंक्शन नहीं करती हैं ऑक्सिलरी के जैसा, ठीक है। अगर कोई पास्ट की एक्शन है और हमें वो पास्ट की ऑक्सिलरी से यूज़ हो रही है तो आपका गेट जो होगा वो भी हमें पास्ट फॉर्म में ही यूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे कि he got the cleaner to clean his house, ठीक है। I could not get the car to start this morning,
दिस मॉर्निंग, ठीक है। यू विल नेवर, you will never get her to understand, ठीक है। you will never get her to understand. I finally got her to understand what I finally got her to understand. राइटिंग समझ में आ रही ना आपको, है ना? I finally got her to understand what I had talked I finally got her to understand what I had talked to her. ठीक है, एक और देखेंगे, ठीक है। I succeeded to get her father. I succeeded to get her father to talk to my family, ठीक है। बहुत टिपिकल यूजेस है जो आपको समझ में आ जाएंगे, सारे यूजेस समझ में आ जाएंगे एक्टिव स्ट्रक्चर के, जितने भी हम कॉस्टिव वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। हमारा पहला हो जाएगा, ये हमारा दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ये हमारा पांचवा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ही गॉट द क्लीनर टू क्लीन हिज हाउस। सबसे पहले हम लोगों ने कॉस्टिव वर्ब के बारे में क्या देखा है कि कॉस्टिव वर्ब हमारे जो सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, कॉस्टिव वर्ब का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर क्या हो जाएगा हमारा कॉस्टिव वर्ब हो जाएगी, फिर हमारा क्या हो जाएगा एजेंट हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, अभी इस पे डिपेंड करता है वर्ब हमारी 2+B1 में आनी है या ओनली B1 आनी है। अगर ओनली B1 आएगी तो हमारी लेट होगा, मतलब जो कॉस्टिव वर्ब होगी वो हमारी लेट होगी, मेक होगा, और एक हमारा क्या हो जाएगा हैव हो जाएगा। इसका मीनिंग हमने देख लिया है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसके आगे। बात समझ में आ रही? कॉस्टिव वर्ब का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? एक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट हो जाएगा, आपका कॉस्टिव वर्ब हो जाएगी, आपका एजेंट हो जाएगा, 2+B1 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हमारी गेट वर्ब है तो हम 2+B1 लेंगे, अदरवाइज हम बेस फॉर्म लेंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? ही गॉट द क्लीनर तो क्लीन हिज हाउस, ठीक है। किसी ने अब उसको अपना हाउस साफ करवाना था, क्लीन करवाना, तो उसने क्या क्लीनर को देखा, उससे कुछ पैसे दिए, परसुएड किया, लालच दी, जो भी दी हमें नहीं पता, हमें तो स्ट्रक्चर समझना है। उसने दिया और अपना हाउस जो है उसने क्लीन करवा लिया, पहला हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या देखोगे? देखो पास्ट में यूज हो रही है, पास्ट में यूज हो रहा है, तो पास्ट के सेंटेंसेस को हम यहाँ लेंगे, पास्ट के स्ट्रक्चर को ले लेंगे, पास्ट के टाइम को ले लेंगे, ठीक है। आई कुड नॉट गेट, अभी देखो मॉडल आ गया, मॉडल पास्ट का हो, हमारा प्रेजेंट का हो, उससे कोई मतलब है नहीं। मॉडल आएगा, बेस फॉर्म लेंगे हम। आई कुड नॉट गेट, मतलब ये हमारा मेन वर्ब के तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। आई कुड नॉट गेट द कार, ठीक है। इन्फ्लुएंस किया या उसका रिसीवर डूअर कौन है? ए है। द कार टू स्टार्ट दिस मॉर्निंग, ठीक है। द स्टार्ट दिस मॉर्निंग, ठीक है। स्टार्ट दिस मॉर्निंग, अभी हमने क्या किया कि अगर ट्रांसटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा, ट्रांसटिव नहीं है, इंट्रांसटिव है तो उसका
ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर ये वाली वर्ब हमारी ट्रांसिटिव है तो भाई ऑब्जेक्ट डालो, अगर इंट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत है नहीं, तो भाई यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की। दिस मॉर्निंग ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है। इवन एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, जब हम यूज़ कर रहे थे, मैंने स्टोरी में भी डाला था डिड था, एक हैड का यूज़ था उसमें, ठीक है, उसमें वहाँ पर यूज़ होना था हैड। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मुझे अभी याद नहीं है। तो अच्छा, होता क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं मॉर्निंग की, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्शन हुई या नहीं हुई उसको आपको शाम को बताना है, शाम को, ठीक है, शाम को। तो अभी शाम के कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा हमारा, टुडे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये दिमाग है कि भाई टुडे के साथ हम पास्ट का यूज़ नहीं कर सकते। इवन टीचर्स भी बोलते हैं कि भाई टुडे आपका प्रेजेंट का टाइम होता है, पास्ट का टाइम यूज़ नहीं करना है। तो अभी हमें इसको देखना पड़ेगा कि टुडे जो हम बोल रहे हैं वो एक्शन दिन के किस इंटरवल में हुई है। अगर वो सुबह हुई है और हम बात कर रहे हैं शाम की, तो टुडे के साथ भी आपका पास्ट टेंस लगेगा। यस्टरडे, वो क्वेश्चन एक्चुअल में जो भी था उसमें यस्टरडे का यूज़ था, और यस्टरडे के साथ उसमें जो बच्चे ने बताया कि जो जहाँ भी उसने पढ़ रखा होगा, देखा होगा कि यस्टरडे के साथ डिड आता है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट आता है। भाई वो एक्शन आपको बतानी होगी। अगर दो एक्शन हमारी पास्ट में हो रही हैं, भले वो यस्टरडे हुई हैं, अगर एक के बाद एक हुई है, एक के पहले दूसरी हुई है, तो भाई वहाँ पर हमें हेड का यूज़ करना पड़ेगा, और वहाँ पे हेड ही सही था, डिड सही नहीं था। तो अब टुडे के साथ अगर हम मॉर्निंग की बात करेंगे कि आई डिडंट गो समवेयर, कुछ भी मैं कहीं नहीं गया टुडे, ठीक है, इन द मॉर्निंग। तो अभी वो आज के लिए तो मॉर्निंग पास्ट में हो गया, तो हम पास्ट की बात करेंगे, टुडे के चक्कर में मॉर्निंग तो नहीं लगाएंगे ना, वो प्रेजेंट का तो नहीं लगाएंगे ना। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज़ रटने वटने जैसी नहीं है। दिस मॉर्निंग यहाँ बात चल रही है, इसका मतलब ये ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ कुड नहीं आएगा, कुड आएगा, ठीक है। अभी दिस मॉर्निंग का मतलब है कि वो शाम को बता रहा है, टुडे मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। बात समझ में आ रही? तो यहाँ गेट द कार हो जाएगा, टू स्टार्ट हो जाएगा, 2 + B1 में आ जाएगा, और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मत लगाओ। यू विल नेवर गेट हर टू अंडरस्टैंड, यू विल नेवर गेट हर टू अंडरस्टैंड। यू, आपकी लड़ाई बड़ाई हो गई, यू विल नेवर गेट हर टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आपकी लड़ाई बड़ाई हो गई। तो आपका फ्रेंड क्या बोल रहा कि तुम उसे कभी नहीं समझा पाओगे, तुम उसे कभी नहीं समझा पाओगे, ठीक है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है कि तुम्हें वो समझ पाएगा या समझ पाएगी। तो यू विल नेवर गेट हर टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आप उसे नहीं समझा पाओगे। तो यहाँ पे भी हमारा वही यूज़ हुआ है, आई फाइनली गॉट हर टू अंडरस्टैंड। अभी उसने समझा लिया, अभी उसने क्या समझा लिया, आई फाइनली गॉट हर, मैंने उसे समझा, मैंने उसे कन्विंस कर लिया, या मैंने उसे समझा लिया। समझाना तो नहीं बोलेंगे, बट कन्विंस बोलेंगे, ठीक है, इन परसुएट बोलेंगे, जो एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है। आई फाइनली गॉट हर टू अंडरस्टैंड। अभी देखो, टू अंडरस्टैंड व्हाट, अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड दो कई बार हमारी ट्रांसटिव भी होती है, इंट्रांसटिव भी होती है। हर एक चीज़ में इतनी डिटेल में मैं नहीं चीज़ें डिस्कस कर पाता हूँ, ठीक है, बट अगर आप किसी डिक्शनरी में वर्ड को देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, आपको रटना नहीं है कुछ, कि कोई एक आस्क के कई सारे यूजेस हैं, गेट के कई सारे यूजेस हैं, बहुत सारी वर्ब है जिनके कई सारे यूजेस हैं, हमें एक दो यूजेस बता दिए जाते हैं, हम उसी तरीके से चलती रहती है। इस क्वेश्चन पे आएंगे, आई फाइनली गॉट हर टू अंडरस्टैंड व्हाट, ऑब्जेक्ट चाहिए इसमें, तो ऑब्जेक्ट चाहिए व्हाट आई हैड टॉक्ड टू हर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये व्हाट के साथ हमारा क्या है, नाउन क्लॉज गिवन है, ठीक है। ऐसे टिपिकल सेंटेंसेस में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। ये हमारा पास्ट में है कि भाई कुछ उसने पास्ट में बोला था, मैंने उसे समझा दिया या परसुएट कर दिया, वो बात समझने के लिए कि मैंने कल क्या बोला था। बात समझ में आ गई? आई सक्सीडेड, अभी देखो यहाँ पे उनकी लड़ाई हुई तो उसके दोस्त ने एडवाइस किया, यहाँ पे उसने समझा लिया, अब उसने अपने पापा को समझा लिया। आई सक्सीडेड टू गेट हर फादर, उसके पापा को, मतलब मैंने या जिसने भी, वो सक्सीड हुआ परसुएड करने में, टू टॉक टू माई फैमिली, ठीक है, कि मेरी फैमिली से बात करने के लिए। अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में इम्पैक्ट जो होगा वो टाइमिंग ये सेंटेंस बताता है। जो यहाँ पे वर्ब आएगी वो हमारी बेस फॉर्म आएगी, मतलब B1 आएगी
फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई भी फॉर्म में चेंजेस हम नहीं करेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने सारे समझ लिए। क्या समझे? जितने भी सारे पॉइंट थे वो हमने समझा दिए। एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो पैसिव स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ठीक है। पैसिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इन सेंटेंसेस को हम साफ करेंगे और इस सेंटेंस को हम लिखा रहने देंगे। पैसिव में क्या होता है, इसके पैसिव थोड़े से टिपिकल लगने वाले इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी वर्ब जो होती है ना, जो एक्शन परफॉर्म करने वाली वर्ब है, वो हमारी कॉजेटिव वर्ब नहीं होती है। अभी इसमें आप देखना इस सेंटेंस में क्या लिखा था, ही गॉट द क्लीनर टू क्लीन हिज हाउस। इसमें क्या है, ही गॉट द क्लीनर टू क्लीन हिज हाउस। उसने एक क्लीनर को उठाया, उसका अपहरण किया या उसे परसुएड किया, उसे समझाया बुझाया कि भाई मेरा घर वर साफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे वैसे दे दूंगा, ठीक है, जैसे भी समझाया हुआ। ही गॉट द क्लीनर टू क्लीन हिज हाउस। अभी देखो क्लीनर ने हाउस किया साफ, क्लीनर एक्शन किसने की, इसने की, तो इसका जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एक्शन किया क्लीन, रिसीवर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, करेगा ए, रिसीव करेगा ए, ठीक है। आर ई से रिसीव हो गया, डू से डूअर हो गया, तो ए रिसीव करेगा। अच्छा, पैसिव स्ट्रक्चर में हम लोग बातें क्या करते हैं, पैसिव के जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं, पैसिव में क्या होता है, एक तो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव में, सब्जेक्ट, और एक होती है हमारी वर्ब, मैन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, ठीक है, प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक्टिव ये होता है हमारा पैसिव स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर। और पैसिव में क्या हो जाएगा हमारा, पैसिव स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम रिप्लेस कर देते हैं, जो ऑक्सिलरी के साथ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आपका पीछे हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सिलरी में हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, बट पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हमें ये बात याद रखनी है कि ऐसा नहीं करते हैं। देखो इमेजिनरी में हम लोगों ने कई बातें डिस्कस की, ठीक है, इट इज़ हाई टाइम हो गया, या हमने जो कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्कस किए उन्हें, देखो होता क्या है कि जब अभी हम लोग उस पर क्लास ले रहे थे लैपटॉप पे, तो उसमें आपको मेरी एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहे होंगे। मैं जैसे गुस्से में कुछ बोल दूं, कुछ मैंने हंस के बोल दिया, ठीक है। तो अभी फेस एक्सप्रेशन से रीड कर लिया ना। देखो लैंग्वेज बनी कैसे होगी हमारी, बातें बताने के लिए। पेपर में तो अभी आने लगे, पहले तो ये होता नहीं था, पहले तो बातें बताने के लिए यूज़ किया गया होगा, अपनी फीलिंग्स से शेयर करने के लिए। तो पहले था क्या कि हमें एज इट इज़ लेटर जैसे मैंने टाइप किया, ठीक है, अभी मैं तुम्हारे बारे में क्या फील कर रहा हूँ वो मुझे एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। तो कुछ उसकी वोकेबलरी या कुछ उसके स्ट्रक्चर जो हम लोग एक्सक्लेमेटरी वगैरह जो फीलिंग्स में करने के लिए सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, वो इसीलिए तो यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एक्चुअल फीलिंग बताना ही होती है। और एक्चुअल फीलिंग बताने के लिए हमें कुछ एक स्ट्रक्चर डिफरेंट यूज़ करने होंगे जो एक नॉर्मल यूजेस से अलग होंगे। क्योंकि बोलचाल में तो स्पीकिंग में तो मैं बता दूंगा मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे बहुत हर्ट हुआ तुम्हारे बारे में सुन के, है ना, कि तुम स्कूटी से गिर गए ये सब बातें। बट मैं कैसे बताऊँ, यहाँ लिख के तो नहीं बता सकते ना, लिख के लिए हमें ये डिफरेंसेस बताने होते हैं। इमेजिनरी में इसीलिए हम कुछ एक चीज़ें अलग डिफरेंट लिखते हैं, जैसे हम लोग पास्ट का यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर से अलग होता है। सेम हमारा कॉस्टिव में होता है। कॉस्टिव में क्या हो जाएगा, वही सब्जेक्ट जो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हम यहाँ रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग बी वर्ब का यूज़ करते हैं, जो हमारा क्या होता है, अभी इसमें नहीं करेंगे हम, जो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होता था, मतलब नाम के लिए वो सब्जेक्ट था, डूअर जो एक्चुअल में ए था, डूअर के अकॉर्डिंग ही चीज़ें चेंज होती हैं, क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में डूअर ए है, इस वाले में सब्जेक्ट तो होता नहीं है, पे एक्टिव के स्ट्रक्चर में ये सब्जेक्ट तो होता नहीं है, डूअर तो यहाँ पे ये होता है, भले ही सब्जेक्ट हो हमारा। तो सब्जेक्ट हम एज इट इज़ रखेंगे, पॉजिटिव वर्ब एज इट इज़ रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, फिर हम यहाँ लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल या पीपी, ठीक है, पास्ट
पास्ट पार्टिसिपल, जिसको क्या लिखेंगे हम, पीपी, या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में हम लिखेंगे, देखो बात समझ में आ गई ना आपको सारी, वो उसका यूज़ क्यों करते हैं वो भी हमने देख लिया। देखो इस वाले में क्या लिखेंगे, ही गॉट, यहाँ तक तो ठीक है। अभी एक्शन किसने परफॉर्म की, द क्लीनर ने, तो सब्जेक्ट तो यहाँ पर ये था, बट सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। इसने एक्शन की, रिसीव किसने की, रिसीव हमारी की हिज हाउस ने। ही गॉट हिज हाउस, ठीक है, ही गॉट हिज हाउस क्लीन्ड, ठीक है, क्लीन्ड। एक्टिव के साथ हम B2 + B1 का यूज़ करते हैं, पैसिव के साथ हम पार्टिसिपल लिखते हैं, इन्फिनेटिव नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ से हमारा 2 जो है वो ड्रॉप हो जाता है। मेक, लेट, हैव के साथ हम 2 नहीं लिखते थे, उसके पैसिव में भी हम 2 नहीं लिखेंगे। सिर्फ गेट इकलौती वर्ब हमारी ऐसी है जिसके साथ हम 2 लिखते हैं। अच्छा, 2 लिखते हैं एक्टिव में, पैसिव में 2 हटा देते हैं क्योंकि हमें पार्टिसिपल चाहिए होता है, पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, यहाँ पे कोई भी बी वर्ब हम यूज़ नहीं करते हैं, एक बात याद रखेंगे, हाउस क्लीन्ड, ठीक है। आई गॉट माई कार ब्रोकन, ठीक है, ऐसा होता है। तो कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको आवाज़ आ रही हो कुत्ते भौंकने की, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। आई गॉट माई कार, अच्छा इस गॉट का मतलब एक कॉस्टिव नहीं है, आई गॉट ए रिसीव है, रिसीव, ठीक है, या ऑब्टेन है, किसी चीज़ को रिसीव। आई गॉट माई बुक विच वॉज स्टोलन यस्टरडे, आई गॉट माई बुक, ठीक है, कुछ भी चीज़ें। तो भाई ये हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट है, ये रिड्यूस्ड एडजेक्टिव होते हैं, या हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में आपके यूजेस देखे हैं। इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, बट मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि हर एक चीज़ का, हर एक बात का कनेक्शन है, बस हमें कनेक्शन बनाने आने चाहिए। अगर 2 लोग रिश्ते को जोड़ने बनाने के लिए अगर उनमें कैपेबिलिटी है, वो निभा सकते हैं, बातों को बनाए रखा जा सकता है, तो रिश्ता लाइफ टाइम बनाया जा सकता है, चीज़ें लाइफ टाइम चलाई जा सकती हैं। सेम ग्रामर में दुनिया के हर एक चीज़ में कनेक्शन है, विदाउट कनेक्शन कोई भी एग्जिस्टेंस है ही नहीं दुनिया में। अगर बिना कनेक्शन के कुछ एग्जिस्टेंस है तो वो है फालतू की बात है, वो है फालतू के लॉजिक, ठीक है। पेन बना रीज़न होगा, लाइट बनी रीज़न बन हुआ है, कुछ भी हुआ है रीज़न है, ठीक है। आज डिजिटल बोर्ड आ गया, पहले नहीं था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ गई, 5G आ गया, रीज़न है, रिक्वायरमेंट है, तभी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। फाइनली हम इस पॉइंट पे आ गए कि द माई कार है, इसका एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेम इस स्ट्रक्चर में, ही गॉट हिज हाउस, और वो क्लीन हो चुका है, विच इज क्लीन्ड या विच वाज क्लीन्ड, ठीक है। बात समझ में आ रही? अभी आप इसको ऐसे समझ लो या वैसे समझ लो, यहाँ पर बी वर्ब का हम यूज़ नहीं करेंगे, जो हमारा मैंडेटरी होता है जनरल स्ट्रक्चर, जितनी भी ऑक्सिलरीज होती हैं उनके जहाँ हम पैसे बनाते हैं तो हमें बी वर्ब की ज़रूरत होती है, विदाउट बी वर्ब के हम वहाँ नहीं लिख पाती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि भाई उसमें कोई वर्ब एडजस्ट होती ही नहीं है, कोई और दूसरी वर्ब नहीं होती है, हमें उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, इसलिए बनाते हैं। भाई यहाँ पर वर्ब एक हमारी ऑलरेडी है गॉट, ठीक है, भले ही वो हमारी कॉस्टिव वर्ब है बट वो है हमारी यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं कहानी सुनाऊं ए फालतू की, अपनी बात सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि ऐसा है वैसा, इन सब से कुछ होता नहीं है, पेपर में ऐसा आना है। और ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझ लिया है, यूज़ करना आपने सीख लिया है, पैसिव भी सीख लिया, एक्टिव भी सीख लिया। इसके हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे लेवल के, आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा लेट, हैव और मेक रह गया, 3 और रह गए जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया तो आपको वो समझ में आ जाएगा, सेम स्ट्रक्चर, बस मीनिंग में डिफरेंस है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। बकाया आपको पता है क्या करना है, ठीक है।
तो अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, मैं फोर्स नहीं करता हूँ किसी चीज़ के लिए कि आप ज़बरदस्ती ही कुछ करो। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो लोगों तक बताओ, क्योंकि हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे वो यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, मार्केट में बहुत अवेलेबल है। बट जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करता हूँ मैं 101% गारंटी दे सकता हूँ कि वो हर एक चीज़ अलग होगी, हर एक चीज़ अलग होगी। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं इंग्लिश मंगल से उठा के पढ़ा दूँगा। मतलब चीज़ों को समझाने या बताने का तरीका लॉजिकल है। मतलब चीज़ों को मैं ऐसे कभी कोई चीज़ नहीं बताता जिसपे मैं खुद ही मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ग्रामर में अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हो, लाइफ टाइम रिटेन करना चाहते हो दिमाग में, तो अगर आपको लॉजिक पता चल गया, रीज़न पता चल गया तो आप कर लोगे। और रीज़न नहीं पता तो सच में कुछ भी विदाउट रीज़न आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं ना, सेलिब्रिटी को फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे, मुझे इसके जैसा बनना, मुझे उसके जैसा बनना। हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि चीज़ें हमारे जब अंदर से निकलती हैं ना, तभी आप चीज़ों को एक्सप्लेन या एक्सप्लोर कर पाते हो, बता पाते हो, बोल पाते हो, समझ पाते हो। तो लैंग्वेज को आप रटने मात्र से तो नहीं यूज़ कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप बेहतर तरीके से बोल पाओ, बेहतर स्ट्रक्चर यूज़ कर पाओ, एक 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 कायदे के इंसान जैसा, ऐसा नहीं लड़कियों के जैसा कुछ ही बोल रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता क्या बोल रहे हैं ऐसा नहीं, मतलब सिस्टम से बोलना है, बताना है, बात को सही तरीके से कन्वे कराना है, तो हमें लॉजिक और कनेक्शन पता होने चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना है। बकाया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। बकाया शेयर सब्सक्राइब करना फैला दो सब जगह। कॉमन एडसी क्लासेस हम लोग कर ही रहे हैं तो वो वहीं करें, क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। पार्टिसिपल जीरन वगैरह की हम लोग क्लासेस लाएंगे जो बोर्ड पे लाएंगे, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ होगी। साथ बनाए रखो, बकाया फीडबैक अपना ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि हमें समझ में आ जाए कि आपको कौन सी बातें समझ में आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं। ठीक है, बहुत उम्मीदें हैं आपसे। बाय बाय।